जॉन डॉल्टन के जो परमाणु सिद्धांत हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसने द्रव्यमान संरक्षण के नियम और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को तो बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व थे, जैसे कि एक एलिमेंट का एटम जो है वो दूसरे एटम के एलिमेंट से क्यों डिफर करता है। ऐसे कुछ और तरीके के भी जो ऑब्जर्वेशन है, आगे साइंटिस्ट ने देखा कि अगर मान लीजिए एक जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, इनमें जो है वो हो जाता है, चार्ज हो जाती हैं, ये चीजें चार्ज हो जाती हैं। जैसे कि आप सूखे बालों के ऊपर कोई बलून है, उस बलून को घिसकर अगर दीवार पर लगाएं तो कुछ उसके अंदर आवेश आता है बलून के कारण, जिसके कारण वो दीवार के साथ चिपक जाता है। ठीक इसी तरीके से धातुओं के अंदर जो विद्युत का चालन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ये कई सारे जो क्वेश्चंस आए, इसने इस थ्योरी पर सवाल उठाए कि परमाणु अविभाज्य है, एटम जो है वो नॉन डिविजिबल ना होकर ये भी क्या है, कुछ स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होगा। और इन्हीं सब एटॉमिक एलिमेंट्स के बारे में जब खोज की गई तो ये निकल कर आए, जो मुख्य सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, और इन्हीं के स्ट्रक्चर को जब आगे समझाया गया तो केमिस्ट्री के या साइंस के कई सारे जो राज थे उनके ऊपर से पर्दा उठाया गया। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए जो मॉडल्स या थ्योरीज दी गई वो किस तरीके से प्रेजेंट की गई थी। इसमें जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन, इनको शो करा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके सिंबल है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास की बात करेंगे तो ये एक ऋणावेशित आयन, माफ कीजिएगा, पार्टिकल है, जिसके ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज की मैं बात करूं तो ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज होता है, लेकिन ये धनावेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम में लेते हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है, वो जो पार्टिकल है ये होता है उदासीन, मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। इसके बाद यदि बात करें इसके मास की तो इलेक्ट्रॉन का जो मास लिया जाता है वो 9.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम है। और जबकि प्रोटॉन का मास जो कैलकुलेट किया गया वो 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है या प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2000 गुना ज्यादा भारी है। और न्यूट्रॉन की बात करी जाए तो ये सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है एक एटम का, जो होता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट समय समय पर करिए, जैसे कि अगर बात करा जाए इलेक्ट्रॉन के लिए तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो कि फेराडे ने किया था, उसके थ्रू इन्होंने कुछ पार्टिकल्स की खोज करी, जिसको बाद में जे थॉमसन ने कंफर्म कर इलेक्ट्रॉन को जो है फाइनली बताया कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। प्रोटॉन के लिए भी ठीक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की तरह ही कैनाल रे एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने करा था, जिसके लिए माना जाता है कि जो प्रोटॉन है उन्होंने पहले खोज लिए थे। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से ठीक उल्टी प्रकृति का हैं, जिसके बाद में रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के थ्रू बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को प्रूफ किया। और न्यूक्लियस की खोज भी इन्होंने रदरफोर्ड ने ही करी। न्यूट्रॉन जो होता है ये सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट होती है, हैवीएस्ट पार्टिकल होता है, माफ कीजिएगा, एटम का। और इसके ऊपर जो मास है वो 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम है। और न्यूट्रॉन की जो खोज है उसका श्रेय दिया जाता है सर चैडविक को। तो ये इस चैप्टर के अंदर हम इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स और किस तरीके से ये पार्टिकल्स अरेंज हैं एटम के अंदर, इसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे किस किस तरह के एटॉमिक मॉडल्स दिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट और उनके एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज से संबंधित था। एक्चुअली जे थॉमसन साहब का जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था पूरा सेटअप, वो कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था, जिसको पहले ही फेराडे ने किया था। इन्होंने उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ कैलकुलेशन और करे थे। तो देखते हैं कैथोड रे ट्यूब क्या होती है। इसमें तो मेटल के कैथोड और एनोड लिए जाते हैं और वैक्यूम क्रिएट कर इसके अंदर गैसेस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करके
इसके अंदर गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज कराई जाती थी, ठीक है। और ये होता था बहुत ही हाई वोल्टेज और बहुत ही लो प्रेशर पर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ही हाई प्रेशर और बहुत ही हाई, माफ कीजिएगा, वोल्टेज और बहुत ही लो प्रेशर जब क्रिएट करा जाता था तो इस ट्यूब के अंदर जो गैसेस है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता था कैथोड से एनोड की साइड। कैथोड से एनोड की साइड ये फ्लो होता था। कैथोड ये हो गया माइनस साइड और एनोड हो गया आपका प्लस साइड, है ना। तो माइनस साइड टू ये प्लस साइड जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चालू हो जाता था और इलेक्ट्रिसिटी या रेस का फ्लो जो होता है वो चालू होने लग गया था। और इन रेस को जो है फेराडे जी ने, इन्होंने कहा था इसको कैथोड रे, तो इसीलिए उनके एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पड़ गया। फिर इसी एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन साहब ने इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या करा, यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई, एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करा। फिर वही हाई वोल्टेज पर जब यहां से कैथोड रे फ्लो होना चालू होती है तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिव नहीं करा जाता है उस टाइम यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जब जाकर ये हमारा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, जो स्ट्रीम स्ट्राइक करती है वो पॉइंट सी पर स्ट्रेट लाइन पर स्ट्राइक करती है। इसके बाद यदि हम जे थॉमसन साहब ने जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक्टिव किया तो देखा कि जो रे है या जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए पर स्ट्राइक कर रहा है कैथोड रे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिव करा तो देखा कि पॉइंट बी पर स्ट्राइक कर डिफ्लेक्ट होकर ये पॉइंट बी पर स्ट्राइक करता है। इसके बाद इन्होंने कई सारे कैलकुलेशंस करे और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से सेटअप करा, इनको कुछ इस तरीके से मैनेज किया कि ये जो पार्टिकल है वापस से बिना डिफ्लेक्ट हुए पॉइंट सी पर स्ट्राइक कर रहा है, या कैथोड रे जो है वो डायरेक्ट वापस से पॉइंट सी पर स्ट्राइक करती है जैसा कि पहले हुआ था जब कोई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। तो इन्होंने सेटअप कर वापस से इसको पॉइंट सी पर स्ट्राइक करा। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि पार्टिकल जितना लाइटर होगा, जितना हल्का पार्टिकल होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही अधिक होगा, जितना अधिक पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और साथ ही साथ अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड की तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ता है। ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशन के बाद इन्होंने जो पार्टिकल था इसको नाम तो इलेक्ट्रॉन दिया ही दिया, इसके साथ इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है और उसका जो मास है उसकी कैलकुलेशन कर इन्होंने बताया कि उसकी वैल्यू होगी 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। साथ ही साथ कुछ समय बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करा था मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, और इस वैल्यू के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट कर सके जो कि था 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से E अपॉन एम, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसके मास के बीच में जो रिलेशन है या जो रेशियो है वो थॉमसन साहब ने बताया था। इसके बाद इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पर बेस एक मॉडल प्रेजेंट करा कि एटम का मॉडल जो है या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट्स और पॉजिटिव चार्ज का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। इन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, माफ कीजिएगा, जो एटम है वो न्यूट्रल है, और इन्होंने बताया कि ये एक वाटरमेलन की तरह या प्लम की तरह है। क्या पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है या पूरा का पूरा जो एटम का मॉडल है वो एक वाटरमेलन की तरह है। इसमें ये पूरा जो भाग है, जो हम जो वाटरमेलन का रेड भाग देखते हैं वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह उसमें फैले हुए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन्होंने बताया कि एटम जो है वो पूरा, जो एटम का मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरफ, और इसके अंदर जो है पॉजिटिव मैट्रिक्स पूरी तरह फैली हुई है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। इनके इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, या इन्होंने इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, या इसे वाटरमेलन मॉडल भी मैंने आपको बताया वो भी बोला है, और क्रिसमस केक मॉडल भी इसको कहा जाता है। जिस तरीके से क्रिसमस ट्री के ऊपर मेवे लगे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर होता है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के ऊपर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं।
तो इससे इससे एटम न्यूट्रल क्यों है ये तो थॉमसन सर ने बताया, साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनका किस तरीके से अरेंजमेंट है ये भी बताया है। लेकिन आगे चल के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए स्ट्रक्चर को लेकर एटम के, वो जे थॉमसन सर के मॉडल से कुछ बातें उसमें मैच नहीं करी। तो अगले मॉडल में हम देखेंगे कि जो और इससे एडवांस मॉडल आए जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को और अच्छी तरीके से बताया, सटीक तरीके से बताया, वो थॉमसन के मॉडल से किस तरीके से डिफरेंट है। बात करते हैं एक दूसरे एटॉमिक मॉडल के बारे में जो कि है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करी थी। इन्होंने सबसे पहले बताता हूं अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स लिया था। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, ये आपका एक हीलियम का द्विधनावेशित आयन होता है, ठीक है, जिसका की मास 4u होता है, ठीक है, और इसमें सिर्फ क्या होता है, धनावेश होता है। ये कैसे बना, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के बाद थोड़ा सा इसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे जब हम बोर मॉडल को डिस्कस कर लेंगे। तो किस तरीके से ये He2 पॉजिटिव आयन बन रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाल फिलहाल इसी को अल्फा पार्टिकल बोला गया। अल्फा पार्टिकल के सोर्स से इन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल जो था वो नैनोमीटर के साइज का लिया। ये करीब 2000 एटम्स जितनी मोटी थी, मात्र 2000 एटम्स जितनी मोटी एक गोल्ड फॉइल ली, और इसके चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट जिंक सल्फाइड की थी, जो कि फ्लोरेसेंट मटेरियल की तरह कार्य करता है। इसमें क्या था कि जब अल्फा कणों की यहां से बॉम्बार्डिंग कराई जाएगी तो ये गोल्ड फॉइल पर ये अल्फा पार्टिकल आकर टकराएंगे। इसके बाद हो सकता है या तो ये रिफ्लेक्ट होते या ये अपने जो पाथ है उस पर वापस आते या इससे पास हो जाते। तो इसकी स्टडी करने के लिए चारों तरफ ही फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी कि जो एटम्स जो ये जो अल्फा पार्टिकल है कहां जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं इसकी स्टडी की जा सके। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब अल्फा कणों की बौछार कराई जाती है इस गोल्ड फॉइल के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा पतली है, उसमें ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो गोल्ड फॉइल के आर पार निकल जाते हैं। जबकि जे थॉमसन साहब के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, परमाणु जो है वो पूरा धनावेश से मिलकर बना है और ये भी क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। तो मोस्टली जो आपके पार्टिकल्स होना थे अल्फा पार्टिकल्स, उनको डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था या बाउंस बैक कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल हैं वो इस गोल्ड फॉइल के आर पार निकल गए, मतलब इस गोल्ड एटम से आर पार निकल गए। दूसरी चीज उन्होंने देखी कि बहुत ही कम पार्टिकल्स थे जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और तीसरा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि करीब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो रिटर्न बैक हो जाता है कितना, 180 डिग्री पर। तो इन सारे जो ऑब्जर्वेशंस इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखे, इसके बेसिस पर इन्होंने एटम के बारे में कुछ या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ खास चीजें बताई जो कि ऐसी थी। इन्होंने बताया कि जो एटम है, एटम का अधिकांश भाग इन्होंने बताया कि खोखला होता है, ठीक है, एटम का अधिकांश भाग जो है खोखला है। इसी कारण से मोस्टली जो आपके अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हुआ, इस गोल्ड एटम के आर पार निकल गए। दूसरा इन्होंने बताया कि जो धनावेश होगा, संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के सेंटर में होगा, जिसको इन्होंने बोला नाभिक। इसका नाम इन्होंने दिया नाभिक या न्यूक्लियस। और ये बताया कि एटम का या परमाणु का जो पूरा धनावेश है वो उसके केंद्र में सम्मिलित होता है और ये भाग बहुत छोटा होता है। अगर एटम की रेडियस की बात करा जाए तो ये 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होती है, लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ये 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का है। मतलब एटम और न्यूक्लियस के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसी कारण इन्होंने माना कि एटम के आसपास का जो न्यूक्लियस है इसके आसपास का अधिकांश एरिया रिक्त है या एटम का अधिकांश भाग होलो होता है। इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये चक्कर लगाते रहते हैं और नाभिक के चारों तरफ, और ये नाभिक के द्वारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। अब देखिए
इन्होंने ये बताया कि पूरा का पूरा जो धनावेश है वो बीच में नाभिक पर केंद्र था, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लगातार एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और नाभिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी कारण से इनका जो एक्सपेरिमेंट था कि उसमें जो बाउंस बैक होकर इलेक्ट्रॉन आ रहा, अल्फा पार्टिकल आ रहा था, उसकी संख्या बहुत कम थी, क्योंकि साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। इसी कारण जो बाउंस बैक होकर एटम आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है, उसकी संख्या बहुत कम थी। या ये भी बोला जाए कि जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम पार्टिकल्स का बहुत कम एंगल पे हुआ। मतलब ये मान के चलेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स वहां पर लगा होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो काफी ज्यादा है, इस कारण से बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स चाहिए इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए बताया कि नाभिक का साइज जो है वो बहुत छोटा है, मतलब जो पूरा धनावेश है एक बहुत छोटे से भाग में सेंटर्ड है। ये सारी चीजें रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियर मॉडल में बताई थी। इनके अनुसार, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सारा धनावेश कहाँ है, इसके केंद्र पर, एटम के केंद्र पर। अब इनके भी परमाणु मॉडल में एक कमी पाई गई, जो कि ये थी, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनके अंदर की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होना चाहिए, कम हो जानी चाहिए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते 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 इसका रेडियस कम होता जाएगा, ऑर्बिट कम होता जाएगा, और ये जाकर सीधा का सीधा नाभिक में गिर जाएगा और एटम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटम स्टेबल होते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में अपना जो जैसा कि जे थॉमसन ने बताया था कि एटम जो है न्यूट्रल है, ये तो माना इन्होंने, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इन्होंने भी बराबर बताई, इसीलिए इलेक्ट्रिकली एटम तो न्यूट्रल है। लेकिन ये इस चीज को यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लूज क्यों कर इस न्यूक्लियस में नहीं मिल जाता, या एटम क्यों एंड नहीं हो रहा है। इस बात के आंसर हमको आगे आने वाले मॉडल्स में मिलेंगे। तो आई होप कि जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। एक्चुअली रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए नील बोर्स ने अपने मत दिए और एक एटॉमिक मॉडल बताया। इनके अनुसार इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे होते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही चक्कर लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में इन्होंने बताया कि घूमते हैं, और इनका नाम इन्होंने दिया, इन ऑर्बिट्स को या इन कक्षाओं को या इन कोश को इन्होंने कहा शेल। इन्होंने कहा ये शेल, और बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एक डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर या डिस्क्रीट शेल के अंदर ये घूमता रहता है तो ये किसी तरीके का रेडिएशन रिलीज नहीं करता है, और इस कारण ये अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता है। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने किसी डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर या डिस्क्रीट शेल के अंदर घूमते रहेंगे तब ये अपनी कोई एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। इस कारण से जो है एटम स्थायी बना रहता है। ये चीज रदरफोर्ड ने बताई। और इन्होंने बताया, इन्होंने जो शेल्स थे, इन शेल्स को या इन कोशों को K, L, M और N से दर्शाया, या नंबर के तौर पे बोलूं तो इसको इन्होंने स्मॉल n 1, 2, 3 और 4 से दर्शाया। या अगर 1 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये K शेल के लिए बात कर रहा है, 2 बात करेगा L के लिए, 3 M के लिए और 4 N शेल के लिए जो है ये इसके रिस्पेक्ट में ये नंबर दिया गया था। इसके बेसिस पर नील्स बोर और बरी इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन को भी समझाया। इन्होंने बताया कि किसी भी शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 2n² ही हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी शेल के अंदर वो 2n² के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के हिसाब से होंगे। सपोज करिए अगर मैं K शेल के लिए बात करूं तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं K शेल के अंदर वो हो जाएंगे 2 × 1 की पावर 1²। इट मींस ये हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस जो पहला शेल होगा या K शेल होगा वहां पर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उस कक्षा में वो है 2। ठीक इसी तरह से अगर n की वैल्यू को मैं 2 करूं L शेल के लिए तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8,
n इज इक्वल्स टू 3, जो कि है आपका m शेल के लिए, वहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो 18 होंगे, और जो n शेल जहां पर स्मॉल m की वैल्यू 4 होगी, वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले के थ्रू 2n² के अकॉर्डिंग कितने होंगे 32। कैसे 2 और 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 16, इट मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं वो n शेल में मैक्सिमम हो सकते हैं। इन्होंने एक और चीज बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब तक प्रीवियस शेल नहीं भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगले शेल में जो है वो नहीं मूव करेंगे। मतलब जब तक ये K शेल कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ये L शेल की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एटम के अंदर कॉन्फ़िगर होते हैं ये नील्स बोर ने समझाया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोर ने बरी नाम के साइंटिस्ट के साथ ये बताया था। एक और चीज इन्होंने बताई कि जो कोई भी एटम है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इनके मॉडल में भी कुछ कमियां थी जिसको आगे आने वाले साइंटिस्ट ने दूर किया था, लेकिन हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इस मॉडल तक की जानकारी ही पर्याप्त होगी, जिसके बारे में हम लोग आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस पार्ट में हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे। इसके आगे आने वाले पार्ट में हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार्स को डिटेल में देखेंगे, और किस तरीके से, जैसा मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल वहां पर है, तो किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा जितना हम लोगों ने सीखा। तो पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए स्टडी विद फी के साथ।